हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के 3 सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराऊंगा। अगर आप 12th में हैं और आपको आज यानी कि 11 अप्रैल को 12th केमिस्ट्री का पेपर देना है तो इन 3 न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करके जाना है, क्योंकि ये 3 न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, तो इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो आप 15 से 20 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि ये तीनों न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ जाए और इनमें से जो भी न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आए उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकें। देखिए, बस इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लो, क्योंकि आपको पता है कि 12th केमिस्ट्री में सिर्फ 2 ही चैप्टर ऐसे हैं जिससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। एक है विलयन और दूसरा है आपका रासायनिक बलगत। ठीक है, यानी कि एक सेकंड चैप्टर, एक फोर्थ चैप्टर। तो इन दोनों चैप्टर्स के 3 न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो ध्यान से एक एक न्यूमेरिकल को आपको समझना है। देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका क्या है, ये आपकी विलयन चैप्टर का न्यूमेरिकल है कि 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यानी कि 36 ग्राम जल है और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल है, इन दोनों के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज आपको निकालना है। ठीक है, तो पहले ये समझिए, मैंने आपको बताया था कि विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता है, जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है। तो देखिए, जल है 36 ग्राम यानी कि ये विलेय है और 46 ग्राम आपका एथिल अल्कोहल है तो ये विलायक है। ठीक है, दोनों के मिश्रण में दोनों का आपको मोल प्रभाज निकालना है। तो सबसे पहले जो कुछ दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जल का भार दिया गया है। देखिए, जल का भार, ठीक है, जल का भार हमें कितना दिया गया है बताइए। जल का भार है 36 ग्राम। 36 ग्राम। उसके बाद में देखिए हमें क्या दिया गया है, जल का भार। अब यहां पर एक चीज और आपको समझना है। देखिए, यहां पर हम जल का अणुभार निकालेंगे। जल का अणुभार, ठीक है, तो जल का फार्मूला क्या होता है बताइए। जल का फार्मूला होता है H2O। तो देखिए, H का परमाणु भार कितना होता है, 1। ठीक है, यानी कि 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुणे 1 यानी कि 2, और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, सभी को पता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 16 इसका परमाणु भार। तो देखिए, जल का अणुभार हो गया आपका 18। ठीक है, जल का भार और जल का अणुभार मैंने निकाल लिया। अब आप सोचेंगे इसको मैंने क्यों निकाला है, तो देखिए, जब आप मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे, मान लीजिए आप जल का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, जल के मोलों की संख्या अपान जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो ये जल के मोलों की संख्या अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा, देखिए, किसी भी पदार्थ के आपको मोलों की संख्या निकालनी है तो उसका भार बटा उसका अणुभार। तो यहां पर हमें अगर जल के मोलों की संख्या निकालनी है तो हमें जल का भार बटा जल का अणुभार कर देना है, क्योंकि बिना मोलों की संख्या निकाले हम जल का मोल प्रभाज नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यहां पर पहले चलिए जल के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। जल के मोलों की संख्या, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा इक्वल टू जल का भार अपान जल का अणुभार। ठीक है, इस प्रकार से हम जल के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। अब देखिए, जल का भार कितना है, 36। ठीक है, जल का अणुभार कितना है, 18। दोनों कट जाएगा, 18 दूना 36, यानी कि जल के मोलों की संख्या हमारी आ गई 2। तो यहां पर लिखेंगे जल के मोलों की संख्या इक्वल टू हमारा आ गया 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया, तो 2 आ गया। अब हमारे पास क्या है, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल है, तो हमें एथिल अल्कोहल का भार दिया गया है, चलिए उसको लिखते हैं। तो लिखेंगे यहां पर एथिल अल्कोहल का भार, ठीक है, इसके भी मोलों की संख्या निकाल लेंगे, बस मोल प्रभाज हमारा आसानी से निकल जाएगा। इसका भार दिया गया है 46 ग्राम। ठीक है, अब हम निकालेंगे एथिल अल्कोहल का अणुभार। तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, तो इसका अणुभार निकाल लेंगे हम, अणुभार। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो कार्बन है इसका परमाणु भार होता है 12। ठीक है, तो 12 है, क्योंकि 2 कार्बन तो 12 दूना 24 ही हो जाएगा, तो कार्बन का हम 24 लिखेंगे। प्लस हाइड्रोजन का कितना है, 1 होता है, तो 5 हाइड्रोजन है तो 5 एकम 5 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 1 ही ऑक्सीजन है तो 16 लिखेंगे। H है 1, तो टोटल कितना हो बताइए। टोटल आपका यहां पर कितना हो, तो फाइड में लिख देता हूं। देखिए, 24 5 29, 29 16
कितना होगा 45 और एक 46, तो ये आपका जल का अणुभार 46 आ गया। अब हम निकालेंगे एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, ठीक है। तो C2H5OH के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या, ठीक है, इक्वल टू इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एथिल अल्कोहल का भार बटा एथिल अल्कोहल का अणुभार। तो देखिए एथिल अल्कोहल का भार कितना है 46, तो यहां पर आप लिख सकते हैं C2H5OH का भार बटा C2H5OH का अणुभार, ठीक है, ये आपका हो गया। अब चलिए दोनों को भाग दे देते हैं, तो साइड में दे देते हैं। देखिए C2H5OH का भार कितना है 46, अणुभार भी हमने 46 निकाला है, तो दोनों कट जाएंगे, तो हमारा जो C2H5OH के मोलों की संख्या आ जाएगी वो 1 आ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं C2H5OH के मोलों की संख्या, ठीक है। तो ये हमारी 1 आ गई। अब चलिए हम जल का मोल प्रभार निकाल लेते हैं। तो जल का मोल प्रभार निकालेंगे पहले, फिर एथिल अल्कोहल का मोल प्रभार निकालेंगे। तो देखिए जल का मोल प्रभार कितना है, इसका फॉर्मूला होगा जल के मोलों की संख्या अपान जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। यानी कि आपको जिसका मोल प्रभार निकालना है उसको ऊपर और नीचे दोनों लिखना है, दोनों जगह, और जिसका आपको नहीं निकालना है उसको नीचे सिर्फ लिखना है, ठीक है। तो यहां पर अब हम निकाल लेते हैं। देखिए जल के मोलों की संख्या अभी हमने ऊपर निकाली थी 2, देखिए यहां पर मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा आपको, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए। देखिए 2 आया है, ठीक है। तो यहां पर अब हम लिखेंगे 2 लिखे हमने, 2 लिखा ऊपर, और अपान देखिए जल के मोलों की संख्या 2 है, और प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या अभी हमने 1 निकाली है, ठीक है। अब यहां से हम जल का मोल प्रभार निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू आपका हो जाएगा 2/3। जब आप इसको भाग देंगे तो कितना आएगा बताइए, 0.666, ठीक है, इतना आ जाएगा, अप्रॉक्स आपका इतना आएगा। तो हमारा जल का मोल प्रभार आ गया, जल का मोल प्रभार, ठीक है, वो कितना आ गया 0.666, ठीक है। ये हमारा जल का मोल प्रभार निकल गया। तो आपको दोनों का निकालना है, तो जल के बाद अब बारी आती है एथिल अल्कोहल का मोल प्रभार निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप डालेंगे एथिल अल्कोहल का मोल प्रभार। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या हमारी 1 आई थी, बटा एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 1 है, प्लस जल के मोलों की संख्या 2 है। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, 1/1 + 2 = 3। अब जब आप इसको कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.333, ठीक है। तो हमारा एथिल अल्कोहल का मोल प्रभार आ गया C2H5OH का मोल प्रभार, ठीक है। ये हमारा आ गया कितना 0.333, ठीक है। बस हमारा ये भी निकल आया। तो दोनों का हमने मोल प्रभार निकाल लिया। आपके क्वेश्चन में था कि दोनों का मोल प्रभार निकालिए, तो दोनों का हमने निकाल लिया। आई होप कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा सेकंड न्यूमेरिकल जो है ये हमारे चौथे चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से है, यानी कि रासायनिक बलगतिकी से। देखिए क्या है कि SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा में से आधी में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोट की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आपके लघुत्तरीय प्रश्नों में आ सकता है। यानी कि SO2Cl2 एक अभिकारक है, इसको अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। यानी कि हमें अर्धायुकाल दिया गया है T½ = 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट। हमें निकालना क्या है, यदि अभिक्रिया प्रथम कोट की है तो वेग स्थिरांक हमें K निकालना है। K है आपका वेग स्थिरांक। तो देखिए वेग स्थिरांक K का फॉर्मूला 1 होता है, आप लिख सकते हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, वेग स्थिरांक का फॉर्मूला होता है T½ के पदों में वो होता है 0.693 अपान T½ ठीक है। अब यहां पर एक चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, देखिए ये आपका मिनट में दिया गया, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 60 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 × 60 हो जाएगा, यानी कि आपका ये आ जाएगा 3600 मिनट, ठीक है। ये आपका कितना आ गया 3600 सेकंड, ठीक है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं 36 × 10⁻² सेकंड, ठीक है।
सेकंड यहां पर लिख दीजिएगा। तो 36 गुणे 10 की पावर 2 सेकंड हम लिख सकते हैं। क्यों? देखिए 60 मिनट को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 गुणे 60 हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। इसको हम गुणा करेंगे 36 हो जाएगा। 3600 को हम क्या लिख सकते हैं? 36 गुणे 10 की पावर 2। क्यों? क्योंकि 3600 को हम 36 गुणे 100 लिख सकते हैं, 100 को 10 की पावर 2 लिख देंगे। तो अब यहां पर टी हाफ की वैल्यू हम रखेंगे क्या? देखिए 0.6932 ऊपर लिखेंगे, अपान इसको लिखेंगे 36 गुणे 10 के पावर 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलिए एक काम करते हैं, यहां पर क्या करते हैं कि 0.693 को 36 से कट कर देते हैं। तो जब हम इसको कट करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 0 दशमलव, ठीक है, 0.01925। ठीक है, ये आपका इतना आ जाएगा। तो हम, या फिर आप इस तरह भी सरल कर सकते हैं। देखिए ऊपर आप क्या कीजिए, इस दशमलव को 69 यानी कि 69 के बाद ले आइए। आपको 10 के पावर -2 से गुणा करना होगा, तो वही सेम पड़ेगा। तो ऊपर बचा हमारा 0.01925। ठीक है, इंटू ये नीचे है 10 की पावर 2, प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 10 की पावर -2। ठीक है, अब इसको भी आप आंसर लिख सकते हैं, थोड़ा सा आप सरल करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए इस दशमलव को आप क्या कीजिए, एक और एक 2 अंक बाद ले आइए, यानी कि 0 और 1 के बाद 1 9 के बीच में लाइए, तो आपका हो जाएगा 1.925 इंटू 10 की पावर -2 आपका ऑलरेडी है, इंटू देखिए हम कितने अंक इधर आए हैं, 2 अंक, तो 10 की पावर -2 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, दोबारा, क्योंकि हम 2 अंक राइट आए हैं। ठीक है, तो k इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1.925 इंटू 10 की पावर -4। देखिए माइनस माइनस प्लस तो 2 2 4, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। और सेकंड इनवर्स यही हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। थोड़ा कैलकुलेशन आपको समझना है, बाकी आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है, यानी कि 50% संपन्न होती है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। यानी कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया है जो कि 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को हम इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का फॉर्मूला होता है k इक्वल टू 2.303/t log 10 a/a-x। यहाँ a है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, a - x है t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता। तो देखिए यहां पर सिंपली दिया गया है कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है। तो देखिए मान लीजिए, ठीक है, माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, यानी कि जब अभिक्रिया प्रारंभ हुई थी तब उसकी सांद्रता मान लीजिए a है। ठीक है, सांद्रता इक्वल टू a। ठीक है, इक्वल टू a। अब देखिए आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे a - x से। मैंने आपको बताया कि t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता को हम a - x से डिनोट करेंगे। तो ये कितना है, देखिए 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है, यानी कि आधी संपन्न होती है। तो आधी का मतलब प्रारंभिक सांद्रता का 1/2, यानी कि a/2। देखिए आधी का मतलब जो प्रारंभिक सांद्रता है उसका 1/2 संपन्न हुआ है, तो a गुणे 1/2 यानी कि a/2। ठीक है, तो a - x के स्थान पर हम a/2 लिखेंगे। समझ लीजिए, देखिए 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है तो हम a/2 लिखेंगे। ठीक है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अब आपको निकालना है, तो यहां से अब हम निकालेंगे। तो लिखेंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। ठीक है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। ठीक है, यहां पर एक चीज आपको और दिया है, उसको भी लिख दीजिए। देखिए अभिक्रिया 100 सेकंड में, यानी कि t आपको दिया गया है 100 सेकंड। आप लोग यहां पर थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा t इक्वल टू 100 सेकंड हमें दिया गया है। आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, देखिए यहां पर इसके बाद आप लोग लिख दीजिएगा t इक्वल टू 100 सेकंड हमें दिया गया है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया k इक्वल टू 2.303 अपान t log 10 a/a-x, ये फॉर्मूला होता है, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब इसी पर हम रख देंगे वैल्यू, तो हमारा वेग स्थिरांक निकल जाएगा k इक्वल टू 2.303 अपान t की वैल्यू है 100।
टी की वैल्यू कितनी है 100 इंटू log 10 a अपान a माइनस एक्स के स्थान पर हम a/2 लिख देंगे तो a/2 हमारा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। सिर्फ आपको वैल्यूज को रखना है, बाकी कुछ नहीं इसमें। देखिए अब ये आपका हो जाएगा 2.303 अपान 100 इंटू log 10 ये हो जाएगा आपका 2a/a। देखिए सबसे ऊपर का सबसे नीचे गुणा होगा, जो आपका a है इसका 1 से गुणा होगा, a के नीचे 1 है। ठीक है, तो ये कट जाएगा। अब ये आपका कितना बचेगा, ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको समझना है। k इक्वल टू 2.303 अपान 100 इंटू log 10 2। ठीक है, log 10 2। अब जो log 10 2 की वैल्यू होती है, याद रखिएगा, जो log 10 2, ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 0.3010। 0.3010 शायद मैं आपको बता चुका हूं, चूंकि log 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो यहां पर हम log 10 2 के स्थान पर इसको रख देंगे। ठीक है, तो k इक्वल टू आपका हो जाएगा 2.303 अपान 100 इंटू ये आपका गुणा हो जाएगा 0.3010 से। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिए, इसका गुणा कर दीजिए ऊपर का, यानी कि 2.303 का गुणा कर दीजिए 0.3010 से, तो ये आपका आ जाएगा 0.693। ठीक है, अपान 100 हो जाएगा। बस इसको हम गुणा कर देंगे, भाग दे देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पर, k इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये आपका जो दशमलव है ये और इधर चला जाएगा। जब आप इसको 100 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 0.00 तब 6 आएगा। ठीक है, 693, यानी कि ये जो दशमलव है ये 2 जीरो और इसमें अटैच हो जाएगा। अब देखिए आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, या आप इसको थोड़ा और सरल कर लीजिए, क्योंकि इतना अच्छा नहीं है। तो k इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखिए इस दशमलव को हम 6 और 9 के बीच में ले आते हैं। देखिए इस दशमलव को, तो कितने अंक आएंगे, 1 2 3, तो लिखेंगे 6.93 इंटू जितने अंक हम इधर आए हैं उसको 10 के पावर -3 कर देंगे, क्योंकि 3 अंक हम इधर आए हैं। ठीक है, और इसका मात्रक होगा सेकेंड इनवर्स, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए k इक्वल टू 6.93 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक आसानी से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, k इक्वल टू 2.303 अपान t, जहां t समय है log 10 a अपान a माइनस एक्स, यहाँ a है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, a माइनस एक्स t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। कैसा लगा आपको ये तीनों न्यूमेरिकल, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन तीनों न्यूमेरिकल्स में से कितने न्यूमेरिकल आपको ऑलरेडी पता थे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट करके बताएं।